क्या कोई सोच सकता था कि एक छोटा सा बच्चा जिसके घर में बिजली तक नहीं थी, जो सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचता था, वही बच्चा भारत का राष्ट्रपति बना। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने बड़े सपने देखे, पूरे देश को सपने देखना सिखाया और उन सपनों को पूरा करके भी दिखाया। तो हम बात कर रहे हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट विद सर्वजीत में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोटी नामक एक छोटे से गांव में साधारण से मुस्लिम परिवार में अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ। पिता का नाम था जैनुलाब्दीन और माता का नाम था आसियम्मा और इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। पिता नाव चलाते थे और मछली पकड़ते थे। पांचों भाई बहनों में कलाम सबसे छोटे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, लेकिन इस बच्चे की आंखों में गरीबी नहीं, सपने दिखाई देते थे। हालात छोटे थे लेकिन इरादे नहीं। मात्र 8 साल की उम्र में कलाम साहब सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटते थे ताकि वह अपने परिवार की कुछ मदद कर सके। जरा सोच के देखिए, उनके साथ के बाकी बच्चे जो आराम से सो रहे थे, तब यह बच्चा अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहा था। अब्दुल कलाम जी जब 5th क्लास में थे तो उनके टीचर श्री सुब्रमण्यम अय्यर ने क्लास में समझाया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, पर जब बच्चों को समझ में नहीं आया तो वह बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और वहां उड़ते पक्षियों को दिखाकर समझाया कि उनके पंख और शरीर काम कैसे करते हैं। उस दिन कलाम साहब ने यह तय कर लिया कि उनका भविष्य एरोनॉटिक्स विमान ज्ञान में ही है। एक टीचर के उस लेसन ने भारत को उसका सबसे बड़ा साइंटिस्ट दे दिया। कलाम साहब का स्कूल से जुड़ा एक और किस्सा आता है। स्कूल में कलाम साहब का सबसे पक्का दोस्त रामनाथ शास्त्री था, जो कि मंदिर के मुख्य पुजारी का बेटा था। दोनों हमेशा पहली बेंच पर सबसे आगे बैठते थे। उनके स्कूल में एक नया टीचर आया। उसे मुस्लिम लड़के का हिंदू लड़के के साथ बैठना पसंद नहीं आया और उन्होंने कलाम साहब को सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठने को कह दिया। दोनों बच्चों ने यह बात अपने घर में बताई तो रामनाथ के पिता और कलाम साहब के पिता ने टीचर को बुलाकर समझाया कि बच्चों के मन में भेदभाव का जहर ना घोलें। टीचर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस दिन के बाद वे दोनों साथ में बैठे। APJ अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे, देश का सबसे अच्छा टैलेंट क्लासरूम के आखिरी बेंच पर भी हो सकता है। गरीबी के बावजूद भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्टार्च मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज से 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। 1955 में वह मद्रास चले गए और वहां MIT से एरोनॉटिकल या एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बचपन से ही फाइटर पायलट बनने का सपना था, जो कि एक रैंक से चूक गया। इससे जुड़ा एक किस्सा आता है जो कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी बुक विंग्स ऑफ फायर में किया है। MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उनके करियर के 2 बड़े मौके आए। पहला था वह इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन सकते थे। दूसरा था DTDP में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक टेक्निकल हिस्सा था, वहाँ पे साइंटिस्ट बनना। उनका सपना था पायलट बनने का और वो पायलट बनने के लिए इंटरव्यू देने देहरादून गए। इंडियन एयरफोर्स में उस समय कुल 8 सीटें थी। कलाम साहब ने खूब मेहनत की और एग्ज़ाम दिया, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो 25 कैंडिडेट्स में से अब्दुल कलाम जी का 9th पोजीशन आया और सिर्फ 1 रैंक पीछे रहने से उनका पायलट बनने का सपना चूक गया। इससे वो काफ़ी निराश हुए, काफ़ी टूट चुके थे। वह देहरादून से सीधा ऋषिकेश चले गए और वहाँ उनकी मुलाकात हुई स्वामी शिवानंद से। कलाम साहब ने उन्हें अपनी पूरी बात बताई। स्वामी शिवानंद ने उन्हें बहुत बड़ी बात कही, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्वामी जी ने कहा, इस हार को कबूल कर लो, शायद कुदरत ने तुम्हारे लिए इससे भी कुछ बड़ा सोच रखा है। और इसके बाद वह दिल्ली आए और DTDP ज्वाइन कर लिया। भले ही वह उस समय पायलट नहीं बन पाए, लेकिन सालों बाद वह भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सुखोई 30 फाइटर जेट में उड़ान भरी और अपने बचपन का सपना पूरा किया।
डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 1958 में डीआरडीओ ज्वाइन किया। डीआरडीओ उस समय के भारतीय सेना के रक्षा विज्ञान संगठनों डीएसओ, टीडीई और डीटीडीपी के विलय से बनी थी। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र इसरो में हो गया और अब्दुल कलाम का असली साइंटिफिक करियर इसरो से ही शुरू हुआ। उन्हें यहाँ पर भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। 1979 में इसका फर्स्ट लॉन्च किया गया और ये फेल हो गया और समुद्र में गिर गया। लेकिन अब्दुल कलाम ने हार नहीं मानी और 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में सफलता से पहुंचा दिया, जिसने भारत को स्पेस की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बना दिया। 1982 में वह दोबारा से डीआरडीओ में वापस आए और वहां पर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने भारत के लिए 5 मुख्य मिसाइलें बनाई, जिनमें अग्नि और पृथ्वी मिसाइल ने भारत को सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया और इसके बाद उनके साथ एक और नाम जुड़ गया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह भारत की ताकत का एक प्रतीक था। परमाणु परीक्षण में अहम योगदान। साल 1998 में राजस्थान के पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण में भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 11 मई 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह जो परीक्षण था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व वाली वैज्ञानिकों की टीम ने अत्यंत गोपनीयता और चतुराई से अंजाम दिया। इस परीक्षण की पूरी जिम्मेदारी अब्दुल कलाम साहब को दी गई थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA इसकी कड़ी निगरानी कर रही थी। CIA ने पोखरण पर नज़र रखने के लिए 4 सैटेलाइट तैनात किए थे, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट की टीम ने अपनी गुप्त संचार प्रणाली और नकली नामों का इस्तेमाल करके उन सैटेलाइट को भी भ्रमित कर दिया। भारतीय साइंटिस्ट ने आपस में बात करने के लिए नकली कोड का इस्तेमाल किया, एक दूसरे को नकली नामों से पुकारा। डॉक्टर कलाम को कर्नल पृथ्वीराज नाम का नकली नाम दिया गया था। अब्दुल कलाम कभी समूह में परीक्षण स्थल पर नहीं जाते थे, बल्कि अकेले जाते थे। सभी को सेना की वर्दी में परीक्षण स्थल पर ले जाया गया ताकि खुफिया एजेंसी CIA को ऐसा लगे कि केवल सैन्य अभ्यास चल रहा है। इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। अब्दुल कलाम ने बहुत सोच समझकर इस परीक्षण की तारीख तय की थी। यह इन्हीं का दिमाग था कि सेना का युद्धाभ्यास करवाया जाए। ऐसा लगना चाहिए कि भारत किसी के साथ युद्ध करने वाला है। वैज्ञानिक सेना की वर्दी पहनकर काम कर रहे थे और पहला परीक्षण 11 मई 1998 को किया गया और उसके बाद फिर से दूसरा सफल परीक्षण 13 मई 1998 को किया गया। जैसे ही यह मिशन सफल हुआ, अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को फ़ोन करके इस सफल परीक्षण की जानकारी दी और इसके बाद भारत दुनिया में परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। साल 2002 में भारत का यह साइंटिस्ट भारत का राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति होने के बावजूद भी कलाम साहब बिल्कुल सिंपल रहते थे। उन्हें ना ही कोई घमंड था, ना ही किसी बात का दिखावा। वे नेताओं से कम और बच्चों से मिलना ज़्यादा पसंद करते थे और इसीलिए उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। उनका मानना था देश का भविष्य क्लासरूम में बैठा है। जब वह राष्ट्रपति थे तब उनके कोई रिश्तेदार राष्ट्रपति भवन में ठहरने आए तो अब्दुल कलाम ने उनके खर्चे का पूरा विवरण मांगकर 3 लाख रुपए का भुगतान अपनी जेब से किया, ना कि सरकारी खजाने से। एक और किस्सा आता है जब वह राष्ट्रपति पद पे थे। एक बार लंबी कार यात्रा के दौरान उन्होंने एक सुरक्षा कर्मी को लंबे समय तक खड़ा देखकर उसे सम्मान देने के लिए कार रुकवाई और उससे बात की और उसे धन्यवाद दिया। कलाम साहब एक शिक्षक के रूप में हमेशा काम करते रहे। 27 जुलाई 2015, 83 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं तब वह IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ और अचानक से वह मंच पर ही गिर पड़े। उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। सोचिए, एक शिक्षक आखिरी सांस तक पढ़ाता रहा
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जब निधन हुआ तब उनके पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं था। उनकी संपत्ति में लगभग 2500 किताबें थी और एक कलाई घड़ी, 6 शर्ट, 4 पैंट, 3 सूट और एक जोड़ी जूते थे और 36 डॉक्टरेट की डिग्रियां शामिल थी। वह सिर्फ अपनी किताबों की रॉयल्टी और सरकारी पेंशन पर ही निर्भर थे। उनके पास टीवी, फ्रिज या एसी जैसे कोई भी विलासिता की वस्तुएं नहीं थी और उनके पास भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कार थे। अब्दुल कलाम जी ने ना कोई पैसा इकट्ठा किया, ना कोई संपत्ति। उन्होंने इकट्ठा किया तो करोड़ों सपने। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। एक अखबार बेचने वाला बच्चा भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन उससे बड़ी बात करोड़ों युवाओं की प्रेरणा बना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, एक सपना है, एक आंदोलन है। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई इंस्पिरेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।